हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फीस का जो सेकंड प्रैक्टिकल है दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ उसको करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल करने से पहले ना ये सर्किट डायग्राम समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले ना एक्चुअली हम बैटरी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप बैटरी देखो तो उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और उसका एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। चलिए मैं आपको दिखा दूं बैटरी। ये आपकी वो बैटरी है। इस बैटरी में जो रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये जो आप ब्लैक वाला देख रहे हो पोर्शन ये आपका क्या होता है, दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल। तो रेड पॉजिटिव होता है और ब्लैक आपका नेगेटिव होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपके पास एमीटर। अब जो एमीटर है इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। देखिए ये आपका एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये रेड वाला पॉजिटिव है और ये ब्लैक वाला जो है वो आपका नेगेटिव है। वोल्ट मीटर में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है आपका, ठीक है। अब अगर आप इस सर्किट डायग्राम को देखो ना तो आपको लगेगा कि बैटरी का जो पॉजिटिव है वो एमीटर के पॉजिटिव से अटैच्ड है। फिर एमीटर का जो नेगेटिव है उसको हमने एक रेजिस्टेंस के साथ लगाया हुआ है। अब पता है रेजिस्टेंस कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में कैसा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक कॉन्स्टेंटिन वायर लेकर ना कोई भी लेंथ की हम ले लेते हैं और उसको एज ए रेजिस्टेंस मानकर हम उसका रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो हम लोग तो यही करते हैं। हो सकता है कि वहां पर आपको एक कांस्टेंट रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है, वो कॉइल जो होते हैं रेजिस्टेंस कॉइल बोलते हैं उसको, वो आपको दे दें और इसको आइडेंटिफाई करने को दे दें। हो सकता है आपको वायर ही काट के दें, कुछ भी हो, बट आपने उसको कैसे अटैच करना है वो मैं आपको जरूर बता देता हूं। तो आपने नेगेटिव टर्मिनल लेना है मीटर का और उसको अपने रेजिस्टेंस के एक एंड पे अटैच कर देना है। रेजिस्टेंस का पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, तो एक एंड पे अटैच कर देना है और दूसरे एंड को आपने रियोस्टेट के साथ अटैच करना है। रियोस्टेट क्या है मैं आपको ये जरूर बताऊंगा। देखिए, अब मैं पहले आपको ये दिखाता हूं। देखिए मैं आपको ना थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअली में रियोस्टेट होता क्या है आपका, ठीक है। लेट मी शो यू। ये देखिए ये है आपका वो रियोस्टेट। अब ना कई लोगों को लगता है सर रियोस्टेट में कोई पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो एक्चुअली रियोस्टेट में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। दो तीन बातें मैं बता देता हूँ इसकी। यहाँ पर आपको तीन टर्मिनल दिखाई दे रहे होंगे, वन ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। जब भी वायर हम कनेक्ट करते हैं तो एक ये वाले पे करते हैं और दूसरा ये ऊपर वाले पे हम कनेक्ट करते हैं, नीचे वाले पे नहीं करते हैं। आप समझने की प्लीज कोशिश करना कि ये जो रियोस्टेट बनाया गया है ना, ये बनाया गया है ऑन द कॉन्सेप्ट कि अगर हमारी वायर की लेंथ इंक्रीज होती है तो जो रेजिस्टेंस है वो भी हमारा इंक्रीज होता है, जो हमने पढ़ा हुआ है आर इक्वल टू रो एल बाय ए के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब देखिए होता क्या है, ये जो ऊपर वाला जो ब्लैक वाला आप यहाँ पे देख रहे हो ना, हमने एक्चुअली इसको स्लाइड करना होता है। इसके स्लाइड होने से होगा क्या वो मैं आपको बता देता हूं। सपोज कर लो कि अगर मैंने एक वायर यहां कनेक्ट कर दी और एक यहां पे कनेक्ट कर दी, तो अब मान लेते हैं कि करंट आपका यहां से एंटर कर रहा है। सपोज यहां से एंटर कर रहा है, तो अगर यहां से एंटर होगा तो इन कॉइल से होकर वो यहां पे ऊपर जाएगा, यहां बाहर से होते हुए फिर नेक्स्ट वो करंट यहां से निकल आएगा, ठीक है। अगर मैं इस स्लाइड को घुमा के यहां पे ले जाता हूं, सपोज यहां पे ले जाता हूं, तो क्या होगा, करंट यहां एंटर करेगा। अब वो करंट इतने ज्यादा कॉइल से होकर मतलब इतनी ज्यादा लेंथ को पार करते हुए यहां से ऊपर जाके फिर बाहर निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि जब मैं इसको स्लाइड करता हूं ना, तो आप ये जो कॉन्स्टेंटन वायर जो अंदर लगी हुई है, इस पे भी वायर ही है, इस वायर के लेंथ को आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हो जब आप इसको स्लाइड करते हो। तो लेंथ के इंक्रीज और डिक्रीज होने से मेरे पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कम या ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। अगर आप यहाँ पे टच नहीं करोगे तो क्या होगा, टच नहीं करोगे तो करंट आपका ऐसे फ्लो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो मतलब ये एवरी टाइम, हर बार आप जब इसको यहाँ कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस एक जैसी रहेगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि लेंथ वेरी करना है ना। तो जब मैं इसको इधर खिसकाऊंगा तो यहां तक करंट जाएगा, फिर ऊपर से होकर निकल जाएगा। अगर मैं यहां खिसकाऊंगा इधर की तरफ लेके आऊंगा तो करंट फिर थोड़ा सा लेंथ कवर करेगा और फिर उसके बाद वो ऊपर से निकल जाएगा। सो कहने का मतलब है वी आर एक्चुअली चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वायर और उसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस में फर्क पड़ता है। सो दिस इज बेसिकली आपका रियोस्टेट। तो कनेक्ट कहीं पे भी कर लो, चाहे यहां कनेक्ट कर दो चाहे यहां कनेक्ट कर दो, क्योंकि इसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, आप कनेक्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हम उसको कनेक्ट करेंगे की के साथ, राइट। तो अब देखिए ये की है आपका, इसका भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, आप किसी एक एंड पे लगा दो, दूसरे एंड से दूसरी वायर निकाल दो। और उसके बाद
अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम की से वायर लेंगे और बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। बैटरी का जो नेगेटिव है ये ब्लैक वाला होता है। डन। अब ये वाला ना आप पहले लूप समझ लो। इस लूप में क्या है, पहले एमीटर है, एमीटर के बाद रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में रियोस्टेट है, फिर की है और उसके बाद बैटरी का नेगेटिव है। फिर आता है लास्ट में वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। तो पैरेलल में क्या होगा कि हम इस वोल्ट मीटर से दो वायर्स निकाल लेंगे। एक वायर जो होगी ना वो आपके रेजिस्टेंस, जहां पे रेजिस्टेंस कनेक्ट है ना आपका, वहीं पे ही लगाना। क्योंकि अगर आपने वोल्ट मीटर को थोड़ा पीछे कहीं पे अटैच कर दिया तो जो वायर आप दिख रही है कॉपर की वायर जो होगी उसका भी रेजिस्टेंस काउंट कर लेगा। तो वो मत करना प्लीज। जितनी आपकी वायर है जिस पर्टिकुलर कॉइल पे या जहां पर आपने रेजिस्टेंस को मतलब ज्वाइन किया है वहीं पर वोल्टमीटर की वायर को ही आप ज्वाइन करेंगे। तो ये बात प्लीज अपना याद रखना, ठीक है। अब एक बात और कि वोल्टमीटर का जो पॉजिटिव है वो एमीटर के नेगेटिव की तरफ होना चाहिए। ये बात प्लीज याद रखना। वोल्टमीटर का ये जो पॉजिटिव है ना ये आपका एमीटर के नेगेटिव की तरफ होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर रीडिंग शो करेगा, नहीं तो वो उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा। और पता है घबराते नहीं होते, मान लो गलत कनेक्शन आपका हो भी जाता है तो इंस्टेड ऑफ वोल्टमीटर जो ऐसे जा रहा है वो उल्टा जाएगा, तो समझ जाना कि वोल्टमीटर के कनेक्शन आपने चेंज करने तो फिर ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। तो घबराना नहीं होता इस प्रैक्टिकल से। दूसरी बात ये कि ये डीसी सप्लाई है, करंट तो मारेगा नहीं, और मैक्सिमम जो बैटरी की वोल्टेज है वो हम 2 वोल्ट तक रखते हैं। तो इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अगर ज्यादा से ज्यादा करनी है तो 4 वोल्ट, उससे ज्यादा बिल्कुल मत करना। क्योंकि अगर उससे ज्यादा करोगे तो वायर जो है वो हीटअप हो जाएगी, उससे रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, तो आपकी रीडिंग अच्छी नहीं आएंगी। प्लीज वो मत करना। 2 या 4, इससे ज्यादा नहीं मत करना आप। चलिए अब हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं मैं क्या बोल रहा था आपको। तो जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एक बैटरी है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। तो मैंने क्या किया बेटा, एक ले लिया मैंने यहाँ पे वायर, और वायर से शुरुआत मैंने क्या करना था, पॉजिटिव टर्मिनल से शुरुआत करनी थी। तो मैंने इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ अपनी जो वायर है वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर के साथ कनेक्ट कर लिया, जैसे मैंने आपको उस सर्किट डायग्राम में दिखाया था। फिर मैंने क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल से मैंने एक वायर लेनी है। अब देखो ये जो वायर आप यहां देख रहे हो ना बेटा, ये है कॉन्स्टेंटन की वायर SWG28, ठीक है। ये एक्चुअली इसकी थिकनेस बताती है बेटा। तो मैंने इस वायर को लिया। अब इस वायर की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली हमने यहाँ पर मतलब आई थिंक 100 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर मैंने ली हुई है। तो मतलब लेंथ बहुत ज्यादा होने की वजह से ना क्या है कि उसको थोड़ा सा सर्किट में सेट करना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि उसको इस तरीके से ना हम कॉइल बना लेते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे हम करके क्या कर लेते हैं, कॉइल बना लेते हैं। तो लेंथ कोई भी हो, हमने तो इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है ना। तो हो सकता है कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपको कोई भी लेंथ की वायर आपको दे दे, तो आपने उसकी टेंशन लेनी। अगर ज्यादा लंबी लेंथ होगी तो आप इसको ऐसे कॉइल बना लोगे, ठीक है। अब इसमें दो एंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बस कुछ भी नहीं करना। अब मैं मीटर का जो नेगेटिव है उसमें अपने कॉपर की एक वायर लगाऊंगा। याद रखना कि इंसुलेशन मैंने पीछे रखा हुआ है, इंसुलेशन के साथ मत लगा देना, ठीक है। और टाइट होने चाहिए सारे स्क्रूज आपके। और फिर मैंने क्या किया, उसके कॉइल के एक एंड पे ऑलरेडी अटैच कर दिया, दूसरे एंड से मैंने एक और वायर ली, ठीक है। अब मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा मैं पॉज करके आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। अब देखो यहाँ पे जो नेगेटिव है आपका इस कॉइल के एक एंड पे अटैच है, और जो दूसरा एंड है उस पे मैंने एक और कॉपर वायर अपनी अटैच कर दी हुई है। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे अटैच है और दूसरे को मैंने वहां पर अटैच कर दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था कि रियोस्टेट पे अटैच करना है तो हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो ऊपर वाला, एक हमारा नीचे वाला। तो मैं नीचे वाले पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए हमने इसको आराम से अनस्क्रू करना होता है और इसको ऐसे टाइट करना होता है, कोई तो बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। हमने इसको क्या किया, यहाँ पर अटैच कर दिया। फिर क्या, ये जो दूसरा एंड है अब इस पे भी एक कॉपर वायर लगा दूंगा। अब ध्यान से तो देखने वाली बात है वो देखो कि ये सिर्फ कॉपर वायर टच होनी चाहिए, ये थ्रेड ना बीच में आ जाए, ठीक है। थ्रेड बीच में आ जाएगा तो फिर कनेक्शन आपका कंप्लीट नहीं होगा, इंसुलेशन है ना इसकी वजह से। तो अब मैंने इसको वाउंड किया, इसको अच्छे से मैंने टाइट कर दिया, ठीक है। अब क्या था, रियोस्टेट के बाद की था तो की के एक एंड से अटैच कर दिया। फिर जो दूसरा एंड है की का, वहां पर हमने एक जो कॉपर वायर है वो अपनी अटैच करनी है। देखिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, अटैच बोल दो, कनेक्ट मतलब एक ही है। तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद उसको मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अपना कनेक्ट करना था। तो देखिए मैंने नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, डन हो गया। अब ना एक बार मैं आपको पूरा सर्किट दोबारा दिखा देता हूं, आपको अच्छे से याद हो जाएगी करना क्या है आपने, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा बैटरी हटा दूं पहले अपने यहाँ पे। हाँ जी, तो देखिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव जो है वो अटैच है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर के साथ। फिर ये नेगेटिव है, नेगेटिव अटैच है मेरे कॉइल के एक एंड के साथ। ये देखिए मेरा कॉइल का एक एंड अटैच है, और दूसरे एंड को मैंने अटैच किया रियोस्टेट के साथ।
ठीक है, रियोस्टेट को अटैच किया मैंने की के साथ और की को अटैच किया मैंने अपने बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो ये मेरा एक बेसिक लूप है, ये लूप आपने याद रखना है। अब रह गया मेरा वोल्ट मीटर, ठीक है ना जी। अब मैं वोल्ट मीटर की बात करता हूं। तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एमीटर के नेगेटिव साइड होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, पॉजिटिव लिया मैंने, ठीक है, ये पॉजिटिव लिया, ये मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव की वायर देखो कहां पर है, यहां पर है वायर। तो यहीं पर ही मैं इसके पॉजिटिव को कनेक्ट करने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो मैंने यहाँ पे इसको आराम से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ये देखिए, ये देखिए मेरे को आराम से कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है जी, डन। अब उसके बाद ये जो नेगेटिव वाला है, इस नेगेटिव को कॉइल के दूसरे एंड पे ऑटोमेटिकली, तो पहले बेसिकली पॉजिटिव याद रखना होता है कि नेगेटिव साइड होना चाहिए, फिर तो हो ही जाएगा बाकी। ये देखिए, अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो आपका पॉजिटिव है ये वायर जा रही है और देखो इस यहाँ पर अटैच्ड है, मेरे नेगेटिव वाले की तरफ अटैच है आपका, ठीक हो गया ना। चलिए अब आगे दिखाता हूं आपको। और ये जो नेगेटिव वाला है ये मेरा दूसरे एंड पे मैंने कनेक्ट कर दिया है, इस तरह से मेरे को इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो वोल्टमीटर अब आपका क्या है, वो पैरेलल में कनेक्ट हो चुका है आपका, डन हो गया। अच्छा, अब मैं एक बार आपको और अच्छे से दिखा दूं। ये जो पॉजिटिव वाला है ये देखो ये जा रहा है, ये देखो कॉइल के यहाँ पे कनेक्ट है और यहाँ से कौन सा कनेक्ट है, और नेगेटिव टर्मिनल एमीटर का कनेक्ट है, ठीक है। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल था वोल्टमीटर का वो दूसरे एंड पे कनेक्टेड है आपका। बस ये बात आपने याद रखनी है, डन हो गया। अब देखिए, अब बस मुझे क्या करना था, रियोस्टेट जो है ना इसको स्लाइड करना था, स्लाइड करके मुझे एमीटर की रीडिंग भी आ जाएगी, वोल्टमीटर की रीडिंग भी आ जाएगी और मुझे वही नोट करना था। अच्छा, मैंने आपको ना दो तीन बातें समझानी है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो देखो ये है इसमें कि नॉर्मली तो हम यही कहते हैं कि वोल्ट मीटर सेट करो, उसके अकॉर्डिंगली देखो कि एमीटर क्या आ रहा है, मीटर की वैल्यू क्या आ रही है आपकी। अच्छा, ये एमीटर है कि मिली एमीटर है, क्या है ये, तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये अकेला एमीटर है, ठीक है। मिली एमीटर नहीं है क्योंकि यहाँ पे एम लिखा होता, माइक्रो के लिए म्यू लिखा होता, तो अकेला एमीटर है ये। सिमिलरली वो अकेला आपका वोल्ट मीटर है। दूसरी बात, रीडिंग लेने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि रियोस्टेट को तब तक मूव कराओ जब तक एमीटर की कोई रीडिंग नहीं आ जाती। एमीटर को देख के वोल्ट मीटर की रीडिंग प्लीज मतलब जो है रिकॉर्ड कर लेना। जैसे कि यहाँ पे 0.1 अगर आपको दिखाई दे रहा है, अब मुझे कैसे पता ये 0.1 है, देखिए पहले इसकी रेंज चेक करो, 0 से 1 इसकी रेंज है, 10 डिविजन है, आप 1 को 10 से डिवाइड कर दो, हर एक डिवीजन की वैल्यू आपको वही मिलेगी, तो मतलब ये 0.1 एम्पियर आपका यहाँ पे आ रहा है। उस 0.1 एम्पियर पे मेरे वोल्ट मीटर की क्या रीडिंग आ रही है वो हमें देखनी है, और आप ध्यान से देखोगे तो 0.2 मेरे पास यहाँ पे आ रही है। अगले केस में मैं क्या करूंगा, अगले केस में ना मैं इसी को रियोस्टेट को आगे बढ़ाऊंगा, रियोस्टेट को आगे बढ़ाकर मैं 0.1 की जगह पे यहाँ पे 0.2 कर दूंगा, फिर मैं देखूंगा मेरी वोल्टमीटर में क्या रीडिंग आ रही है, फिर उसी तरह 0.3 पे, 0.4 पे, 0.5 पे, ठीक है। तो ऐसे कुल मिला के आपको 5 रीडिंग लेनी होती है। तो 5 रीडिंग आपने लेकर अब क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले यहां पे आता है लीस्ट काउंट ऑफ द एमीटर। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि सबसे मिनिमम वैल्यू आप क्या पता कर सकते हो उस एमीटर से। तो जैसे मैंने आपको एमीटर दिखाया था, सबसे मिनिमम था इसका 0.1 एम्पियर, वही इसका सबसे मिनिमम है, तो 0.1 आ जाएगा। जीरो एरर का क्या मतलब है वो भी आपको दिखा देता हूं। देखिए बेटा, जीरो एरर का मतलब होता है, देखिए ये जो एमीटर आप बॉक्स देख रहे हो ना यहाँ पे, अब देखो इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो जो इसका ये जो नीडल है वो जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि ये जो नीडल है ना वो ऊपर की तरफ होती है या नीचे की तरफ होती है, उसको एडजस्ट करने के लिए ये जो ब्लैक स्क्रू है ना ये आपको दिया होता है, इसको रोटेट करो, और जैसे आप इसको हल्का सा रोटेट करोगे जो सुई है वो दोबारा आपकी जीरो के साथ कोइंसाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसके जीरो एरर को ठीक करना होता है, ठीक है। स्क्रू है, हल्का सा रोटेट करो, रोटेट करेंगे तो जो नीडल है वो आपके जीरो के साथ कोइंसाइड हो जाएगी, तो मतलब आपने इसका एरर जो है वो दूर करना होता है। इसमें कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे मैं जीरो लिख दूंगा। लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर वो भी 0.1 ही है, और जीरो उसमें भी कोई जीरो, मतलब जो उसका नीडल है इनिशियली वो जीरो से कोइंसाइड कर रहा था, इसलिए इसका आंसर जीरो आ जाएगा। अब देखिए क्या है कि आपके पास यहाँ पे वोल्टमीटर की रीडिंग डालनी है मैंने, तो जैसे आपको कहा कि ऑब्जर्व्ड 0.2 वोल्ट था, करेक्टेड भी 0.2 ही आएगा क्योंकि इसमें कोई एरर है ही नहीं है। ऑब्जर्व्ड यहाँ पे 0.1 था तो करेक्टेड भी 0.1 आएगा। फिर आपने V और I को डिवाइड करना है ताकि रेजिस्टेंस आ जाए। आप समझ रहे हो कि 0.2 है और 0.1 है, जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 ओम जो है वो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है जी। अब समझने वाली बात यह कि ऐसे आपने 5 रीडिंग लेनी है, 5 रीडिंग है जब आप निकालेंगे, हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लास्ट में हम उसका क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। अब ना रेजिस्टेंस को हमने दो तरीके से फाइंड करना होता है, एक तो बाय कैलकुलेशन, एक बाय ग्राफ। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैंने आपको दिखा दिया, 5 रीडिंग ले लेना और आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ग्राफ में क्या करना है कि V और I की वैल्यूज तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, राइट। अब आपने क्या करना है,
इसके ना मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना प्लीज इसको, कि वाई एक्सिस में अपना वी रख रहा है और एक्स एक्सिस में बेटा अपने अपना आई रख रहा है, ठीक है। अब एक बात समझ लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस में ना इक्वी आपका क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 0 लिया तो मैं कह रहा हूँ कि यार यहाँ पे मेरे पास मान लेते हैं 0.1 वोल्ट है, तो ये 0.2 होना चाहिए, फिर 0.3 होना चाहिए, तो ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए। उस तरह यहाँ पर भी 0.1 है, 0.2, यहाँ पे 0.3, ऐसे सो ऑन। बट देखो अब जब ग्राफ बनता ना, हो सकता है कि 5 में से आपके जो बेसिकली समझ लो कि 4 जो है वो लाई कर रहे हैं, 5वां ऊपर लाई कर रहा है, तो ये नहीं कि ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे खींच दोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। 4 मैक्सिमम जो डॉट्स होते हैं उनको एक स्ट्रेट लाइन पे ले आओ और वहीं पे आपका ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि एक डॉट ऊपर लग रहा हो, एक डॉट आपका नीचे यहाँ पे कहीं हो, ठीक है, मतलब यहाँ नहीं, मतलब यहाँ पे कहीं हो आपका ऐसे। मैं इसको हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। मान लो ये वाला केस समझ लेते हैं कि ऐसा हो आपका, तब पता क्या होता है, हमें बनाना होता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब होता है कि ऐसी लाइन बनानी है जिससे हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंट पे हो, मतलब ये जितना डिस्टेंस यहाँ पे है इसका डिस्टेंस भी लगभग इतना ही यहाँ से होना चाहिए, और जितने पॉइंट ऊपर है उतने पॉइंट नीचे होने चाहिए। तो उस तरह से हम अपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाते हैं। और अगर ये नहीं बात समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, 4 पॉइंट मैक्सिमम जो है वो लाइन के ऊपर से होके जाने चाहिए। अगर आपकी ऐसा नहीं हो रहा तो एक्सपेरिमेंट दोबारा करके देख लेना और अपने जो है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप रीडिंग लेते हो ना तो कई लोग क्या करते हैं कि की को ना लगाई रखते हैं, मतलब करंट लगातार फ्लो कर रहा होता है आपका। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका जो सेटअप है वो गर्म हो जाता है, मतलब वायर भी गर्म हो जाती है। वायर गर्म होगी तो उसका जो टेम्परेचर है बढ़ेगा और उससे उसकी रेजिस्टेंस में चेंज आती है, इसलिए कभी कभार जो रीडिंग्स है ना वो हमें प्रॉपर मिलती नहीं है। तो क्या करें, आपने एक बार रीडिंग ले ली, की को निकाल दो, रीडिंग नोट कर ली, नेक्स्ट रीडिंग के लिए फिर की लगाकर रीडिंग जो है वो नोट कर लो और उसके बाद अपना की फिर से निकाल दो। तो कहने का मतलब ये है कि हर बार जब भी आप रीडिंग ले रहे हो की को निकाल देना एवरी टाइम, ठीक है, ताकि वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ सके और फिर से आप प्रॉपर उसकी रीडिंग ले सको। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपने ये वाला पार्ट करना है। डन जी। अब आगे देखिए, ग्राफ बन गया, उसके बाद क्या करना है, कोई भी 2 पॉइंट्स लेने आपने, और वो जो 2 पॉइंट्स लोगे ना, देखो हमने 5 पॉइंट ऑलरेडी ले लिए हैं, देखो ये 5 पॉइंट हमने ऑलरेडी ले लिए हैं। अब आपने जो 2 पॉइंट्स लेने हैं वो इन पांचों से अलग लेने हैं, ठीक है, मतलब ये आपने एक अलग पॉइंट, क्योंकि ग्राफ से तो पता लग ही जाएगा कि क्या इसके कोऑर्डिनेट्स और क्या इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। बस उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आपने यहाँ पे चेंज इन वी निकालना है और चेंज इन आई निकालना है, और आपको पता है बेटा आर क्या होता है, चेंज इन वी बाय चेंज इन आई होता है, और उससे आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपना रेजिस्टेंस फाइंड करना है ग्राफ से। तो बस एक बाय कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी, एक बाय ग्राफ आपको मिल जाएगी। और याद रखेंगे जो ग्राफ है आपने, मतलब जो ग्राफ पेपर है ये आपने अपने मतलब जो है जो आपका लैब मैनुअल होगा उसमें स्टिक करके दिखाना है एज एन एविडेंस। समझ में आ गया? तो ये है आपका एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको ये जो एक्सपेरिमेंट कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएससी फिजिक्स का जो सेकंड प्रैक्टिकल है दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ हमने वो डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।